स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बस थोड़ी ही देर में संसद में पेश किया जाएगा अंतरिम बजट। अंतरिम बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। एक संयुक्त बैठक के जरिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अपना छठा बजट। इस अंतरिम बजट से काफी उम्मीदें आम लोगों को हैं, देश को हैं। अब इस बजट में क्या निकलकर सामने आता है, इस बजट में आखिरकार क्या है, क्योंकि ये चुनावी साल भी है। चुनाव के मद्देनजर क्या इस बजट में लोकलुभावन चीजों को शामिल किया गया है? आम जनता के लिए इस बजट में क्या है? युवाओं के रोजगार को लेकर क्या इस अंतरिम बजट में कुछ और एड ऑन किया गया है? किसानों को साधने की कोशिश क्या इस बजट के जरिए की जाएगी? क्योंकि अंतरिम बजट 2019 की बात की जाए तो उस दौरान यह बखूबी किया गया। असंगठित श्रमिकों को साधने की कोशिश हुई थी, किसानों को साधने की कोशिश हुई थी। लेकिन इस अंतरिम बजट में क्या खास होगा? ठीक 11 बजे संसद में बजट भाषण पढ़ेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उससे पहले उम्मीदों का बाजार गर्म है। उम्मीदें बहुत सारी हैं। अंतरिम बजट है जरूर, लेकिन लोग इस बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ ना कुछ उनके लिए इस बजट में निकलेगा, और चुनावी साल होने के नाते और ज्यादा उम्मीदें इस बजट से लगाई जा सकती हैं। ऐसे में लगातार उम्मीदों के बीच व्यापारी वर्ग भी देख रहा है कि उसके लिए भी इस पिटारे से कुछ निकलेगा, इस टैबलेट से कुछ निकलेगा जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिखा रही हैं। कुछ देर पहले वो जब संसद भवन पहुंची थी तो मीडिया के सामने आई थी और उन्होंने इसको दिखाया था। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी, फिर कैबिनेट की बैठक में मंजूरी इस बजट को मिली है। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इस बजट से काफी उम्मीदें देश को है अंतरिम बजट, लेकिन इस अंतिम बजट में बहुत कुछ देखने को इसलिए मिल सकता है क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। इसमें युवाओं के लिए भी, श्रमिकों के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है, एड ऑन किया जा सकता है। लेकिन उन सबसे इतर संजय गुप्ता जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। लगातार हम रोजगार की बात करते हैं, रोजगार मिलेगा तो देश तरक्की करेगा। अब देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन उन सबके बीच जो चुनौतियां हैं उन्हें पार पाया जा रहा है। और इस अंतरिम बजट में क्या कुछ रोजगार को लेकर और श्रमिकों को लेकर, असंगठित क्षेत्र को साधने की कोशिश अंतरिम बजट 2019 में की गई थी, क्या इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको लगातार सरकार जो है टच कर रही है, और लगातार कुछ चेंजेस जो हैं किसी ना किसी रूप के अंदर वो लाए जा रहे हैं। चाहे वो स्टार्टअप इंडिया की पॉलिसी हो, चाहे वो PLI मेक इन इंडिया की पॉलिसी हो, चाहे वो MSME के लिए हो। लगातार सरकार का ये एफर्ट जो है वो रहता है कि तरह तरह के जो है वो कानून बनाए जाते हैं ताकि उनके थ्रू जो है कुछ रिलीफ मिल सके। लेकिन जो मेजर इश्यूज ये आते हैं कि वो जो कानून हैं, वो कानून जिस रूप के अंदर बनाए जाते हैं, जिस रूप के अंदर स्कीम्स को एनविसाज किया जाता है, उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो नहीं कर पाती हैं। उनको किसी और रूप से पेश किया जाता है, और जिन लोगों को उससे लाभार्थी या जिनको बेनिफिशियरी होना चाहिए था, उनको वो बेनिफिट जो है प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, या मिलने का जब मौका आता है तो उस वक्त असमय जो है वो चीजें छूट जाती हैं। अब देखिए, करंट ईयर के अंदर हम जैसे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स की बात करें या हम ये बात करें इंडस्ट्री की बात करें, तो पहले हम आते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्सेस के जो प्रपोजल्स हैं जिनकी तरफ इस वक्त जो है प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी, Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014,
the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once in a century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate. Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people.
The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays, so that the social-economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayeं, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the 3rd time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020
is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti, the empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects.
Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity, backed by Sabka Prayas, has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, there is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit, unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth,
facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination.
Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. 0.0 को गति प्रदान की जाएगी ताकि पोषण और जो मातृ अवस्था में दिया जा सके। जो नई यूविन प्लेटफॉर्म है उससे टीकाकरण को और बल दिया जाएगा मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से और पूरे देश में इसको त्वरित गति से लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सुविधा आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आशा कर्मियों को दिया जाएगा, सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को सहायकों को दिया जाएगा। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण जो मूल्यवर्धन है कृषि क्षेत्र में और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए और गति प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ने 38 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया है और 10 लाख रोजगार के अवसर सृजन किए हैं। प्रधानमंत्री लघु खाद्य प्रसंस्करण योजना ने 2.4 लाख HSG और 60,000 व्यक्तियों को साख के अवसर प्रदान कराए हैं और अन्य जो योजनाएं हैं उसमें और सहायता कर रही हैं ताकि जो जिससे कि लाभ आय में वृद्धि हो सके। इस क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए हमारी सरकार निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साझेदारी करके जो समन्वय है, आधुनिक भंडारण है और समृद्ध आपूर्ति श्रृंखला है, प्राथमिक और द्वितीय प्रसंस्करण और विपणन और ब्रांडिंग है, उसको बढ़ावा देगी। नैनो DAP नैनो यूरिया के सफल उपयोग के बाद नैनो DAP का उपयोग विभिन्न फसलों पर किया जाएगा और सभी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में उसका विस्तार किया जाएगा। आत्मनिर्भर तेल अभियान जो 2022 में जो घोषणा की गई थी, एक रणनीति बनाई जाएगी जिससे आत्मनिर्भरता तेलहन के क्षेत्र में जिसमें सरसों, मूंगफली, सेसम, सोयाबीन और सूरजमुखी शामिल है। इससे जो अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा और जो बाजार की मूल्यवर्धन है और इसमें बीमा भी शामिल होगा। दुग्ध विकास जो दुग्ध किसान हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा और इसमें जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन देश में दुधारू पशुओं की दुग्ध उत्पादकता कम है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और डेयरी प्रसंस्करण एवं पशुपालन के लिए अवसंरचना विकास निधि जैसी मौजूदा योजनाओं की सफलताओं पर आधारित होगी। मत्स्य संपदा यह हमारी सरकार ही थी जिसने मछुआरों की सहायता करने के महत्व को समझते हुए अलग मत्स्य पालन विभाग की स्थापना की। इसके परिणाम स्वरूप इनलैंड और जल कृषि उत्पादन 2 गुना हो गया है। वर्ष 2013-14 में सी फूड का निर्यात भी 2 गुना हो गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके उद्देश्य इस प्रकार होंगे: जल कृषि उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर मौजूदा 3 टन से बढ़ाकर 5 टन करना, निर्यात को 2 गुना
बढ़ाकर 1 लाख करोड़ तक पहुंचाना और 3 निकट भविष्य में रोजगार के 55 लाख अवसरों का सृजन करना। 5 एकीकृत एक्वा पार्कों की स्थापना की जाएगी। लखपति दीदी 9 करोड़ महिलाओं को 83 लाख स्व सहायता समूह सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता से ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में बदलाव ला रहे हैं। इनकी अध्यक्ष महोदय, इनकी सफलता से अब तक लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। वे अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उन्हें सम्मानित करके उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान की जाएगी। इस सफलता से उत्साहित होकर लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है। प्रौद्योगिकी में बदलाव। नए युग की प्रौद्योगिकियां और डाटा लोगों के जीवन और व्यापार में बदलाव ला रहे हैं। इन प्रौद्योगिकियों से नए आर्थिक अवसर भी संभव हो रहे हैं और सामाजिक संरचना के आखिरी पायदान पर मौजूद लोगों सहित सभी लोगों को किफ़ायती दरों पर उच्च गुणवत्ताएं सेवाएं मिल रही हैं। वैश्विक स्तर पर भारत के लिए अवसरों का विस्तार हो रहा है। भारत अपने लोगों की नई पहलों और उद्यमशीलता के माध्यम से समाधान दर्शा रहा है। आर्थिक उन्नति, रोजगार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान वाजपेयी जी ने, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस नारे का और विस्तार करते हुए इसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान बना दिया है, क्योंकि नई पहल ही विकास का आधार है। प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले हमारे युवाओं के लिए यह एक स्वर्णिम काल होगा। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस स्थापित किया जाएगा। इस कॉर्पस से दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण कम या शून्य ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस कॉर्पस से निजी क्षेत्र अधिकांशतः नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नई पहल को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित होगा। इस कॉर्पस से निजी क्षेत्र अधिकांशतः नए उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नई पहल को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित होगा। हमें ऐसे कार्यक्रम बनाने होंगे जो युवा शक्ति और प्रौद्योगिकी को जोड़े। रक्षा प्रयोजनों के लिए गहन प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। और संरचना विकास। पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय के परिव्यय में 3 गुना बढ़ोतरी किए जाने के परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में कई गुना वृद्धि को आगे बढ़ाते हुए अगले वर्ष के लिए परिव्यय को 11.1% बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। रेलवे। 3 प्रमुख आर्थिक रेल गलियारा कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे, जो इस प्रकार हैं: ऊर्जा खनिज सीमेंट गलियारा, 2 पत्तन संपर्कता गलियारा और 3 अधिक यातायात वाले गलियारा। बहुविध मॉडलों वाली संपर्कता को संभव बनाने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत इन परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनसे रसद व्यवस्था संबंधी कार्यकुशलता बढ़ेगी और लागत में कमी आएगी।
इसके परिणाम स्वरूप अधिक यातायात वाले गलियारों में भीड़ कम होने से यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी और यात्री सुरक्षा और यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी। समर्पित माल भाड़ा गलियारा के साथ साथ इन 3 आर्थिक गलियारा कार्यक्रमों में हमारी जीडीपी की विकास दर बढ़ेगी तथा रसद व्यवस्था संबंधी लागत में भी कमी आएगी। यात्रियों की सुविधा, आराम और सुरक्षा बढ़ाने के लिए 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। विमानन क्षेत्र। पिछले 10 वर्षों में विमानन क्षेत्र का काया पलट कर दिया गया है। हवाई अड्डों की संख्या दुगुनी बढ़कर 149 हो गई है। उड़ान योजना के अंतर्गत टियर 2 और टियर 3 शहरों को बड़े पैमाने पर हवाई मार्गों से जोड़ा गया है। 517 नए हवाई मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। देश की विमानन कंपनियां 1000 से अधिक नए वायुयानों के लिए ऑर्डर देकर पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही हैं। मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों के व्यापक विकास का कार्य आगे भी तेजी से चलता रहेगा। मेट्रो और नमो भारत। हमारे मध्यम वर्ग का दायरा अत्यंत तेजी से बढ़ रहा है और तीव्र शहरीकरण हो रहा है। मेट्रो रेल और नमो भारत आवश्यक शहरी रूपांतरण के लिए उत्प्रेरक बन सकते हैं। ट्रांजिट आधारित विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े शहरों में इन प्रणालियों के विस्तार को सहायता प्रदान की जाएगी। हरित ऊर्जा। 2070 तक नेट जीरो के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में किए जाने वाले उपाय इस प्रकार हैं। 1 गीगावाट की शुरुआती क्षमता के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा की संभावना को संभव बनाने के लिए व्यवहार्यता अंतर्निधियन की व्यवस्था की जाएगी। वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। इससे प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और अमोनिया के निर्यात को भी कम करने में मदद मिलेगी। परिवहन के लिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप नेचुरल गैस में कंप्रेस्ड बायोगैस के चरणबद्ध अधिदेशात्मक मिश्रण को अनिवार्य किया जाएगा। बायोमास के संग्रहण में सहायता के लिए बायोमास संग्रहण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार ई वाहनों के विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना को सहायता प्रदान कर ई वाहन इकोसिस्टम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करेगी। सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए अधिक से अधिक संख्या में ई बस के इस्तेमाल को पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री। हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव विनिर्माण और बायो फाउंड्री की एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह योजना जैव अपघटय बहुलक, जैव प्लास्टिक, जैव भेषज और जैव कृषि इनपुट जैसे पर्यावरण हितैषी विकल्प उपलब्ध कराएगी। यह योजना आज के उपभोगकारी विनिर्माण प्रतिमान को पुनः सर्जनात्मक सिद्धांतों पर आधारित विनिर्माण प्रतिमान में रूपांतरित करने में भी मदद करेगी। ब्लू इकोनॉमी 2.0। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के लिए जलवायु के अनुकूल कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत और बहुविषयक दृष्टिकोण के साथ पुनः स्थापन एवं अनुकूलन उपायों और तटीय एक्वाकल्चर और मारीकल्चर की एक योजना शुरू की जाएगी। पर्यटन केंद्रों का व्यापक विकास। 60 स्थानों में जो G20 बैठकों के सफल आयोजन ने दुनिया भर के लोगों के समक्ष भारत की विविधता प्रस्तुत की है।
हमारी आर्थिक ताकत ने हमारे देश को बिजनेस और कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए एक आकर्षक गंतव्य स्थान बना दिया है। हमारा मध्यम वर्ग भी अब पर्यटन करने और नए नए स्थानों के बारे में जानने की इच्छा रखता है। पर्यटन में, जिसमें अध्यात्म पर्यटन भी शामिल है, स्थानीय उद्यमिता के लिए अपार अवसर है। राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों का संपूर्ण विकास शुरू करने, उनकी वैश्विक पैमाने पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटक केंद्रों को वहां उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रेटिंग देने हेतु एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। ऐसे कार्यकलापों का वित्त पोषण करने के लिए राज्यों को मैचिंग आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घावधि ऋण दिया जाएगा। घरेलू पर्यटन के प्रति लोगों के बढ़ते उत्साह पर खरा उतरने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीप समूह में पत्तन संपर्क, पर्यटन अवसंरचना और सुख सुविधाओं हेतु परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। निवेश का संवर्धन 2014 से लेकर 2023 के दौरान एफडीआई अंतर प्रवाह 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था, जो इसे एफडीआई का स्वर्णिम युग बनाता है, जो कि 2005 से 14 के दौरान हुए एफडीआई अंतर प्रवाह से 2 गुना है। संधारणीय विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हम अपने विदेशी साझेदारों के साथ प्रथम विकसित भारत की भावना से द्विपक्षीय निवेश संधियों पर वार्ता कर रहे हैं। प्रथम विकसित भारत, विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों में समवृद्धि और विकास के अनेक समर्थकारी सुधार किए जाने की जरूरत है। इस वर्ष 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि राज्य सरकारों के उन सोपानित सुधारों को मदद पहुंचाई जा सके। समाज से जुड़े बदलाव, सरकार तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनांकिकी परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक रूप से विचार करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। इस समिति को विकसित भारत के लक्ष्य के सापेक्ष इन चुनौतियों का संपूर्ण रूप से निराकरण करने के लिए सिफारिशें करने का अधिदेश दिया जाएगा। कर्तव्य काल के रूप में अमृत काल, हमारी सरकार उच्च समृद्धि के साथ अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और इसका विस्तार करने और लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तैयार करने हेतु प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे गणतंत्र के 75वें वर्ष में राष्ट्र के नाम अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा था, मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूंगी कि हम नई आकांक्षाओं, नई चेतनाओं और नए दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र के विकास के प्रति स्वयं को समर्पित करें, क्योंकि हमारा देश अनंत संभावनाएं और अवसर प्रदान कर रहा है। यह हमारा कर्तव्य काल है। हमारे आर्थिक प्रबंधन और शासन के बल पर हम वर्ष 2014 से पहले के दौर की प्रत्येक चुनौती से उबर गए हैं। इन प्रयासों ने हमारे देश को सतत उच्च समृद्धि के संकल्प पथ पर आगे बढ़ा दिया है। यह सब हमारी सही नीतियों, सच्चे इरादों और उपयुक्त निर्णयों के कारण ही संभव हो सका है। जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार, माननीय अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत के लक्ष्य का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करेगी। संशोधित अनुमान 2023-24 उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 27.56 लाख करोड़ है, जिसमें से कर प्राप्ति 23.24 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 44.90 लाख करोड़ है। 30.03 लाख करोड़ की राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की आशा है, जो अर्थव्यवस्था में मजबूत विकास दर
और इसके औपचारीकरण को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 5.8% है, जो अंकित विकास अनुमानों में कमी के बावजूद बजट अनुमान की तुलना में बेहतर है। बजट अनुमान 2024-25 वर्ष 2024-25 में उधार में से इतर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 30.80 लाख करोड़ और 47.66 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। कर प्राप्तियों के 26.02 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना कुल 1.3 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ इस वर्ष भी जारी रखी जाएगी। जैसा कि मेरे 2021-22 के बजट भाषण में घोषणा की गई थी, हम वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इस मार्ग पर चलते हुए वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.1% रहने का अनुमान है। महोदय, 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों में शकल और निवल बाजार उधारियां क्रमशः 14.13 लाख करोड़ और 11.75 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। ये दोनों उधारियां वर्ष 2023-24 के उधारों से कम रहेंगी। अब जबकि बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, केंद्र सरकार द्वारा कम उधार लेने से निजी क्षेत्र के लिए और अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध होगा। लेखा अनुदान। मैं वित्त वर्ष 2024-25 के एक भाग के लिए विनियोग विधेयक के माध्यम से लेखा अनुदान हेतु संसद से अनुमोदन प्राप्त करना चाहूंगी। अब मैं भाग ख की ओर बढ़ती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रहण 3 गुना से अधिक हो गया है और विवरणी दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना हो गई है। मैं करदाताओं को आश्वस्त करना चाहूंगी कि उनके योगदान का देश के विकास और जनता के कल्याण के लिए विवेकपूर्ण उपयोग किया गया है। मैं करदाताओं के सहयोग के लिए उनकी सराहना करती हूं। सरकार ने कर दरों में कटौती की है और इन्हें विवेकपूर्ण बनाया है। नई कर योजना के तहत अब 7 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2.2 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए कोई कर देनदारी नहीं थी। खुदरा व्यापार के लिए प्रिजेम्प्टिव कराधान की सीमा 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ की गई। इसी प्रकार प्रिजम्प्टिव कराधान के पात्र व्यवसायियों के लिए यह सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख की गई। साथ ही कॉरपोरेट कर की दर मौजूदा स्वदेशी कंपनियों के लिए 30% से बढ़ाकर 22% की गई और कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए यह दर 15% की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 वर्षों में करदाता सेवाओं में सुधार करने पर हमारा विशेष जोर रहा है। पहचान रहित निर्धारण और अपील की शुरुआत कर क्षेत्राधिकार आधारित निर्धारण प्रणाली को बदल दिया गया, जिससे कार्यकुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। अद्यतन की हुई आयकर विवरणियां, नया फॉर्म 26AS और पहले से भरी हुई कर विवरणियां शुरू किए जाने से कर विवरणियां दाखिल करने की प्रक्रिया अधिक सरल और So what is the next big
As elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled and the average monthly के अनुसार इससे आपूर्ति श्रृंखला ऑप्टिमाइज हुई है, क्योंकि टैक्स आर्बिट्राज और ऑक्ट्राई के हटने के परिणाम स्वरूप राज्यों और शहरों की सीमाओं से चेक पोस्ट हट गए हैं। साथ ही जीएसटी का कर आधार बढ़कर दोगुने से अधिक हो गया है। इस वर्ष औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रहण बढ़कर लगभग दोगुना तथा 1.66 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इससे राज्य भी लाभान्वित हुए हैं। राज्यों को जारी किए गए कंपनसेशन सहित राज्यों के एसजी/एसटी राजस्व की बॉयंसी 2017-18 से 2022-23 तक जीएसटी के बाद वाली अवधि में ये 1.122 है। इसके विपरीत वर्ष 2012-13 से 2015-16 की जीएसटी से पूर्व की 4 वर्षों की अवधि में विलय होने वाले राज्य राजस्व की टैक्स बॉयंसी केवल 0.72 थी। इससे सबसे बड़े लाभार्थी उपभोक्ता हैं, क्योंकि संभार तंत्र संबंधी लागतों और करों में कमी के परिणाम स्वरूप अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें कम हुई है। हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमा शुल्क में अनेक उपाय किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2019 में जब पहली बार नेशनल टाइम रिलीज अध्ययन शुरू हुए, तब से 4 वर्षों की अवधि में इनलैंड कंटेनर डिपो में आयात निर्गम समावधि 47% कम होकर 71 घंटे रह गई हैं। एयर कार्गो परिसरों में 28% कम होकर 44 घंटे तथा बंदरगाहों में 27% कम होकर 85 घंटे रह गई है। कर प्रस्ताव। कर प्रस्तावों के संबंध में परंपरा के अनुरूप मैं कराधान के संबंध में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं कर रही हूं और प्रत्यक्ष कर तथा आयात शुल्कों सहित अप्रत्यक्ष करों के संबंध में कर दरें यथावत बनाए रखने का प्रस्ताव कर रही हूं। तथापि स्टार्टअप और सावरेन संपदा या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेशों के लिए कुछ कर लाभ तथा कुछ आईएफएससी यूनिटों की कतिपय आय पर कर छूट की समय सीमा 31/3/2024 को समाप्त हो रही है। कराधान में निरंतरता बनाए रखने के लिए मैं समय सीमा की इस तारीख को 31/3/2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अतिरिक्त जीवन की सुगमता और व्यापारिक सुगमता में सुधार करने की सरकार की परिकल्पना के अनुरूप मैं करदाता सेवाओं में सुधार हेतु एक घोषणा करना चाहती हूं। बड़ी संख्या में कई छोटी-छोटी गैर सत्यापित, गैर समायोजित या विवादित प्रत्यक्ष कर मांग बही खातों में लंबित हैं। इनमें से कई मांग तो वर्ष 1962 तक के भी पुराने समय से मौजूद हैं। इनके कारण ईमानदार करदाताओं को परेशानी होती है तथा बाद के वर्षों में रिफंड जारी करने की प्रक्रिया में भी बाधा आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2009-10 तक की अवधि से संबंधित 25,000 रुपये तक तथा वित्तीय वर्ष 2010 से 11 से वर्ष 2014-15 से संबंधित 10,000 रुपये तक की ऐसी बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का प्रस्ताव करती हूं। इससे लगभग 1 करोड़ करदाताओं के लाभान्वित होने की अपेक्षा है। अर्थव्यवस्था तब और अब। वर्ष 2014 में जब हमारी सरकार ने बागडोर संभाली थी, चरण दर चरण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने और शासन प्रणाली को सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। समय की मांग थी कि लोगों को आशा की किरणें दिखे, निवेश आकर्षित किया जा सके और सुधार के लिए आवश्यक समर्थन जुटाया जा सके। सरकार ने इसे सफलतापूर्वक किया। राष्ट्र प्रथम के मजबूत विश्वास के साथ इसे सफलतापूर्वक हासिल किया। उन वर्षों के संकटों से पार पा लिया गया है
और अर्थव्यवस्था सर्वांगीण विकास के साथ उच्च संधारणीय समृद्धि पथ पर बढ़ चली है। अब यह देखना उपयुक्त होगा कि तब वर्ष 2014 तक हम कहां थे और अब कहां हैं। मैं इसको दोहराना चाहूंगी, अब यह देखना उपयुक्त होगा कि तब वर्ष 2014 तक हम कहां थे और अब कहां हैं, केवल इसलिए कि उन वर्षों के कुप्रबंधन से सबको सीखा जा सके। इस संदर्भ में सरकार सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र प्रस्तुत करेगी। शासन, विकास और निष्पादन, प्रभावी प्रदायगी और जन कल्याण के अनुकरणीय ट्रैक रिकॉर्ड ने सरकार को लोगों का भरोसा, विश्वास और आशीर्वाद दिलाया है, ताकि आने वाले वर्षों और दशकों में नेक इरादे, सच्ची लगन और भरपूर प्रयासों से विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके, चाहे इसके लिए जितना भी जतन करना पड़े। इन शब्दों के साथ मैं इस गरिमामय सदन में अंतरिम बजट पेश करती हूं। जय हिंद। आइटम नंबर 2, Act 2003, medium term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and आपकी अनुमति से I rise to lay on the table the following राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध FRBM अधिनियम 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखती हूं। मध्यम अवधि राज्य वित्तीय नीति, सह राज्य वित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण और बृहद आर्थिक रूपरेखा संबंधी विवरण। मद संख्या 3। महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करती हूं कि वित्त विधेयक 2024 को पुरस्तापित करने की अनुमति दी जाए। ये कि विधेयक को पुरस्तापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्तापित करें। महोदय, मैं विधेयक पुरस्तापित करती हूं। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024। निर्मला सीतारमण का ये बजट, छठा बजट जो संसद में पेश किया गया, इसमें तमाम बातें, खाका सरकार का बताया गया है, रोडमैप बताया गया है, कहां कहां पर खर्च किया जाएगा और कैसे योजना है। आयुष्मान योजना को लेकर जिक्र किया गया और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया। उस सपने को साकार करने की कोशिश पूरी की जा रही है। देश में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, यात्रा सुविधाओं को और बढ़ावा दिया जाएगा। 3 रेल कॉरिडोर को शुरू करने की बात कही गई है। इन 3 रेल कॉरिडोर के जरिए और कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा। हवाई अड्डों की संख्या में इजाफा हुआ, 149 ये संख्या हुई। हरित विकास को बढ़ावा दिया गया। यात्रा सुविधाएं और बढ़ाई जाएंगी। तो बड़ी खबर, अंतरिम बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। गरीबी को हटाने के लिए काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का काम हुआ है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की सरकार की योजना काम कर रही है। और साथ ही साथ यह बता दिया गया है कि 2047 भारतीय इतिहास का वो दिन होगा जब विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है। एक आजादी के 100 साल पूरे होने पर जश्न मनाया जाएगा। विकसित भारत का सपना सरकार ने देखा और उसी को फ्रंट में रखकर काम कर रही है। पिछले 10 सालों में अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखा जाए तो बेहतर काम हुआ है। अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। और खाद्य संकट को पूरी तरीके से जो चुनौती के तौर पर उभर कर सामने आया था कोरोना काल के बाद से, उसे दूर किया जा रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ाए गए हैं। रोजगार लोगों को देने की कोशिश हो रही है। और एक बात साफ तौर पर कह दी गई कि महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ी है। इसके अलावा जीएसटी में एक राष्ट्र एक बाजार का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बदलाव किया गया ताकि बेहतर शिक्षा मिल पाए, नौनिहालों को और आगे जाकर रोजगार के अवसर पैदा हों और वो उस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर पाए। अगर शिक्षा मजबूत होगी, बुनियाद मजबूत होगी तो आगे जाकर परेशानी
युवावस्था में नहीं आएगी। स्वनिधि योजना का जिक्र किया गया और कहा गया कि 78 लाख वेंडर्स को लाभ हुआ इस योजना के जरिए और इस पर काम किया जा रहा है। 15 नए एम्स खोले गए, यह भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है। 3 नए रेल कॉरिडोर का जिक्र किया गया जिसके जरिए ऊर्जा, खनिज और पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा, इस कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया गया। महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही सरकार और खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान महिलाओं के विकास पर है, उत्थान पर है और सारे जो प्रोजेक्ट हैं उन प्रोजेक्ट को तय समय पर पूरा किया जा रहा है।